प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो बीए प्रथम वर्ष के अंदर पढ़ते हैं, तो हिंदी विषय के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जो आदिकाल है और आदिकाल के साथ साथ आदिकाल की परिस्थितियां प्रवृत्तियां और आदिकाल के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की रचनाएं, तो इनके विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। और पढ़ने के साथ साथ ये जो उस समय के विद्वान हुए, उन विद्वानों के अंदर एक फ्रेंच विद्वान गारसतासी, शिव सिंह सेगर, उसके साथ साथ ग्रियेशन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इन्होंने जो आदिकाल को लेकर के और अपनी जो परिभाषाएं दी, या कह सकते हैं कि उस समय अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, तो उस समय के इतिहास को लेकर के अपने जो विचार प्रस्तुत किए। और उन विचारों के अंदर कुछ लोग इनसे सहमत थे, कुछ लोग नहीं थे। कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो स्टिक और तथ्यों के साथ प्रामाणिकता के साथ इस चीज को जो प्रस्तुत किया, उसको लेकर के हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था। और इसी क्रम में अब जो है आगे वाले जो रचनाकार हैं, जिनमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उसके साथ साथ आचार्य विश्वनाथ जी हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर बच्चन जी हैं, या कह सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। और इस तरह से क्या है कि अलग अलग विद्वान, और उन विद्वानों के अनुसार उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, उन्होंने उनकी जो समय सीमा में कितना क्या कुछ मेल खाता है, तो हम यहाँ इनका अध्ययन करते हैं। तो सबने अपनी अपनी परिभाषा दी थी, अपने अपने जो कह सकते हैं कि साहित्यों की रचना की। किसी ने ये कह सकते हैं हिंदी के प्रथम कवि को लेकर के, पुष्य को लेकर के शिव सिंह शेखर जी हैं, उन्होंने, ठीक है, ग्रियेशन जी ने अपना मत रखा, मिश्र बंधुओं ने अपना मत रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी परिभाषा दी, और इस परिभाषा को सर्वसम्मति से माना भी गया। इन्होंने जो आदिकाल का जो नामकरण किया और आदिकाल को वीरगाथा काल कह करके पुकारा, उसके साथ साथ उनकी जो समय सीमा, उनका वर्णन, और उस समय के जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को, या साहित्यिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं आगे वाले जो रचनाकार हैं, वो अपने मत या अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी की खातिर कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल के समकालीन, अर्थात उन्हीं के समान, जो उनका जो समय चल रहा था ना, करीबन 1929 का तो था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और 1930 का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। वो कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी के समकालीन लेखकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम है अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय। अब देखा जाए तो उनका नाम किस तरह से अनेक दृष्टियों, मतलब उनकी जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेकर के वो उनसे, उनके लिए कहता है। वो कहते हैं कि इनके जो ग्रंथ है, वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वो 1930 से जो इनकी लेखन परंपरा रही, तो लेखन परंपरा में अपना जो महत्व है वो रखते हैं। इनकी विशिष्टता इस बात से कि इनकी, एक तो इस परंपरा में अपना महत्व किस प्रकार से रखते हैं, एक बात है इनकी विशिष्टता, अर्थात किसी चीज की विशेषता को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनकी विशिष्टता इस बात से है कि इन्होंने कवियों की अपेक्षा विभिन्न कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब इनकी खातिर कहा जाता है कि इनकी एक विशेषता ये रही, एक विशेष बात ये रही कि उस समय जिस तरह से हम लोग मिश्र बंधुओं का जिक्र करते हैं ना, तो मिश्र बंधुओं का जिक्र करने से, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इनकी 501 कवियों की टीम थी, ठीक है, तो 500 कवियों की टीम थी ना, तो उसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि ये जो विद्वान है, जिनका नाम डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे वो जो कवि थे ना, उनकी अपेक्षा करते हुए विभिन्न कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। कहने का मतलब उस समय की साहित्य की जो विशेषताएं थी ना, उन विशेषताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है।
आगे कहते हैं साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया। अब उन्होंने बताया कि उन प्रवृत्तियों के साथ साथ उनकी विशेषताओं पर नजर डालें तो उन विशेषताओं के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि उन्होंने क्या है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी या प्रवृत्तियों पर तो नजर रखी रखी, उनका तो उल्लेख किया ही किया, उसके साथ साथ उस समय की जो परिस्थितियां थी ना उनका भी विशेष ध्यान रखा कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, अमुक राजा और उसका जो शासनकाल, और उस शासनकाल में जन को लेकर के उसकी शासन व्यवस्था, धर्म को लेकर के, धार्मिक स्थिति को लेकर के वर्णन किया, उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति को लेकर के समाज में वो जो परिस्थितियां वो कैसे रही, तो उनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को खंडित रूप से नहीं अपितु अविच्छिन्न दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया उन्होंने, तोड़ मरोड़ के मतलब खंडित करके टुकड़ों के अंदर उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट अविच्छिन्न, बिना कह सकते हैं कि जिस तरह से एक कोई भी परत ले लो और उसके कहें कि टुकड़े न करके उसको एक तरह से मूल रूप से, ठीक है, हालांकि थोड़ा बताया, अल्प बताया, लेकिन जो बताया वो शुद्ध बताया, साफ सुथरा, उसमें किसी प्रकार का खंडन नहीं, खंडित रूप नहीं, और उसके साथ साथ कुछ भी इसमें टूटा फूटा नहीं, यानी मतलब कहीं टूटा फूटे का मतलब ये कहीं उसमें कुछ ऐसा जोड़ा वगैरह नहीं गया, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही। तो इस तरह से एक दृष्टि डालें, और उसके साथ साथ कहते हैं कि अविच्छिन्न दिखाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इनकी जो रचनाएं वो मेल नहीं खाती। एक बात ये कारण क्या था कि उन्होंने इस संबंध में उन आचार्यों की जो आलोचना की और उनके साथ साथ ये सिद्ध किया, और सिद्ध करने के साथ साथ जो नाथ और जैन साहित्य में धार्मिकता होने के बावजूद भी साहित्य विद्यमान रहा, और उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज को प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। अब जो अगले विद्वान हैं उन विद्वानों के अंदर है आचार्य विश्वनाथ शर्मा। आचार्य विश्वनाथ है, भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से जैसे भोले बाबा काशी वाले हैं, और एक 12 ज्योतिर्लिंगों में है, उसी तरह से उनका नाम है यहाँ विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो अतीत है, बीता हुआ जो समय है, उस बीते हुए समय को दो भाग किए उन्होंने इसके, ठीक है, और दो भाग में, एक तो वार्ड में और एक विमर्श, ठीक है, वार्ड में और विमर्श है। उसके साथ साथ है वो कहते हैं कि इसमें साहित्य इतिहास संबंधी अपनी मान्यताओं का उद्घाटन किया। अब ये जो रचनाकार है उन्होंने साहित्य इतिहास को लेकर के और उसमें जो अपनी मान्यताएं थी ना, उन मान्यताओं को प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। इनकी अनेक रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मेल नहीं खाती। अब इनकी खातिर बताया जाता है कि इनकी जो अनेक रचनाएं है ना वो शुक्ल जी से मेल नहीं खाती। यहाँ शुक्ल जी ने समय सीमा अलग रखी, और ये जो विद्वान है वो अपनी समय सीमा अलग बता रहे हैं, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, माफ करना, तो ये उससे मेल नहीं खाती। उन्होंने भी शुक्ल जी की भांति जो सिद्ध नाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक मानकर उसे स्थान नहीं देते। अब जिस तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया, उसी तरह से ये जो विद्वान है उन्होंने भी क्या है कि इनको एक तरह से कह सकते हैं कि अपने साहित्य में स्थान है वो नहीं दिया, स्थान है वो नहीं दिया। उसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि सांप्रदायिक मान करके, क्योंकि जाति के आधार पर जाति से उनका एक तरह का संबंध रहा, तो इस संबंध में उन्होंने आचार्यों की आलोचना की और जिनको उन्होंने सिद्ध किया। और उसके साथ साथ जो नाथ और जैन साहित्य उसमें धार्मिकता होने के बावजूद भी साहित्य विद्यमान रहा, और
अब वो आगे कहते हैं कि हिंदी साहित्य के शुद्ध हिंदी साहित्य के शुद्ध साहित्य की भूमिका अगर हमें देखनी हो तो वो है वो संस्कृत और जो प्राकृत है, तो प्राकृत की सृजना में ढूंढी जा सकती है। कहने का मतलब उस समय की जो प्रमुख जो भाषा थी ना, वो जो भाषा चल रही थी उस भाषा के दौरान ये देखने को मिला कि अ, इस समय का जो साहित्य था वो साहित्य तो अगर साहित्य पर अगर नजर डालें तो साहित्य पर नजर डालने से हमें पता चलता है कि हिंदी की जो शुद्ध साहित्य की जो भूमिका है वो संस्कृत और प्राकृत में सृजना में ढूंढी जा सकती है। कहने मतलब उन्होंने उस दौरान और उस समय जो साहित्य लिखा गया उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया उस भाषा के अंदर उसे ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है। पर अपभ्रंश की सांप्रदायिक अर्चना में नहीं। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो अपभ्रंश था और अपभ्रंश के अंदर जो सांप्रदायिक है मतलब धर्म को लेकर के और एक तरह से काव्य रचना की गई थी, तो उस काव्य रचना के अंदर वो कहते हैं कि अपभ्रंश की जो सांप्रदायिक अर्चना है उसमें उसे नहीं देखा जा सकता। अब आगे वो कहते हैं कि अपभ्रंश के नैसर्गिक साहित्य प्रवाह प्रवाह से उनका संबंध जोड़ा जा सकता है। अब अगर इसे देखें तो इसमें क्या है कि जो अपभ्रंश का नैसर्गिक साहित्य है उसके जो प्रभाव उससे इसका संबंध है वो जोड़ा जा सकता है, पर जैनों के सांप्रदायिक संवाद से नहीं। अब उन्होंने बताया कि जो जैन थे, जैन मुनि थे, जो सरप्पा या अन्य जो उन्होंने क्या है कि श्वेतांबर दिगंबर को मानने वाले जो थे, तो उन्होंने उनके संवादों से कहने मतलब उन मुनियों ने जिस तरह से अपने जो अनुयायी बनाए और उन्होंने जो धर्मप्राण बातें कही, ठीक है, महाप्राण है, वज्रप्राण, तो ये जो चीजें थी उनके अनुसार श्रवण है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी वो उनके साथ साथ वो चीजें उनके साथ मेल नहीं खा रही और वो कहते हैं कि इसे इन जैनों के संप्रदाय के संवाद से नहीं, इसको नहीं जोड़ सकते। वस्तुतः उनका मत शुक्ल जी के मत को दोहराता है। अब उन्होंने बताया कि ये जो अगर इसका निष्कर्ष निकाल के देखें ना, तो यहाँ जो जैन है, ठीक है, उसके साथ साथ जो सिद्ध है और नाथ है और जो जैन है, तो ये साहित्य शुक्ल जी के मत को दर्शाता है। शुक्ल जी के मत को दर्शाने का मतलब ये है कि शुक्ल जी ने भी इसको एक तरह से साहित्य में स्थान है वो नहीं दिया। कारण क्या था कि उस समय शिव और शाक्त को मानने वाले थे, कपाल भात को मानने वाले थे, पांच रात्रा को मानने वाले थे, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि सिद्ध योगी जरूर थे, ठीक है, एक चमत्कार की प्रवृत्ति को मानने वाले थे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे अनैतिक कार्य उस दौरान देखने को मिले, क्योंकि जो कह सकते हैं कि एक तरह से कमंडल से जल निकालना और उसके बाद चमत्कार की प्रवृत्ति को दिखाना, ठीक है, आशीर्वाद स्वरूप है। तो ये जो चीजें थी उन चीजों में भी और उसके साथ साथ कुछ उनको लेकर के और समाज में कुछ ऐसा घटित हुआ कि जिसको लेकर के वो जो है वो अपने आप में शुद्धता को प्रस्तुत नहीं कर पाता, ठीक है। और कहीं कह सकते हैं कि एक तरह से अंधविश्वास है और उसका जो प्रभाव है, क्योंकि चमत्कार की प्रवृत्ति तो उसमें उस चीज का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से उसको अशुद्ध माना था ना, तो उसी प्रकार ये भी क्या है कि उसको अशुद्ध मानते हैं। अब वस्तुतः उनका जो मत है वो शुक्ल जी के मत को दोहराता है, कहना मतलब इस चीज को स्वीकार करता है। मिश्र जी ने हिंदी काल विभाजन कर उसे, अब ये जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र गोत्र है इनका, तो इनकी खातिर बताया जाता है कि मिश्र जी ने हिंदी काल विभाजन कर उसे वीर काल, यहाँ तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, जबकि ये जो विद्वान है वो उसको वीर काल तक ही कहते हैं। वीर काल, भक्ति काल, सिंगार काल और प्रेम काल, ठीक है, कहने का मतलब अपने अनुसार है वो उनको नाम देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रेम काल आदि भागों में विभाजित कर परंपरा में इस ग्रंथ का महत्व अवश्य है। अब उन्होंने बताया कि ठीक है, नाम वगैरह अपने अपने अनुसार है, किंतु यहाँ उनकी जो कह सकते हैं कि जो रचनाएं हैं और वो रचनाएं कुछ देखें तो शुद्ध साहित्य की भूमिका में वो जैसे कहते हैं कि संस्कृत और प्राकृत में देखो आप,
और उसके बाद थोड़े से अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किए कि अपभ्रंश की सांप्रदायिकता में अर्चना नहीं की जा सकती, उसमें नैसर्गिक साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है, इस वजह से थोड़ा सा फिर उन्होंने जैन साहित्य से संवाद नहीं लिए, इसको भी ठीक ठाक माने। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि शुक्ल जी उनका जो मत है वो सुकत जी के मत को दोहराता है, कहना मतलब इसको अशुद्ध साहित्य को भी वो स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ एक दृष्टि से देखें तो ये जो रचनाकार हैं तो उन रचनाकारों ने आदिकाल जो है उस आदिकाल की जो कह सकते हैं कि परिस्थिति और प्रवृत्ति, उससे पहले ये जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं तो उन्होंने उसकी जो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति या जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विशेष प्रभाव डाला। तो इस तरह से क्या है कि अपने अपने जो मत है वो प्रस्तुत है किए, उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। इसी क्रम में जो आगे है, हालांकि हम विस्तृत वर्णन है थोड़ा सा अलग बाद में करेंगे, किंतु उससे पहले अगर एक नजर डालें तो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी, तारसोदगासी आए, शिव सिंह सेगर आए, ग्रेशन आए, मिश्र बंधु आए, शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए, श्याम सुंदर दास जी आए, और उसके साथ 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 मिश्र भी रहे। अब जो है वो द्विवेदी, ठीक है। और द्विवेदी जी का अपना महत्व है क्योंकि इन्होंने जो मत प्रस्तुत किए और मत प्रस्तुत करने के साथ साथ देखने को मिला कि देखा जाए तो ये जो आदिकाल है उस आदिकाल का काल विभाजन करते हुए उन्होंने इसको 1000 से लेकर के 1400 तक का जो समय है उसको उस रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया। अब उस रूप में स्वीकार करने के साथ साथ इनकी खातिर बताया जाता है कि इनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उन्होंने निर्विवाद, ठीक है, बिना कोई विवाद इनके मत को लेकर के किसी प्रकार का जो मतभेद है वो देखने को नहीं मिला। तो निर्विवाद जो अपनी रचनाएं बताई और उसमें उनका विशेष योगदान किस तरह से ना निर्विवाद आधार बनाकर इतिहास लिखा। इतिहास लिखने का मतलब है कि ये जो हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के अंदर अपनी भूमिका है उसको प्रस्तुत किया। अगर इनकी जो एक तरह से देखें कि समय की दृष्टि से देखें तो इनकी जो समय सीमा है वो करीबन 1940 से शुरू हो जाती है। जैसे देखने को मिला कि जो श्याम सुंदर दास जी हैं या उससे पहले जो शुक्ल जी हैं वो 1929, श्याम सुंदर दास जी 1923, उसके बाद के विद्वान, तो इनकी जो समय सीमा वो करीबन 1940 के आसपास। अब उनकी खातिर बताया जाता है कि हम अच्छे से विस्तृत रूप से इसको इनको पढ़ेंगे। उन्होंने क्या है कि जिस तरह से अपनी रचनाओं के अंदर सामाजिक जाति प्रणालियों को आधार बना करके इतिहास लिखा, ठीक है। सामाजिक कहने मतलब समाज, और समाज के अंदर जो हिंदू मुस्लिम विशिष्ट मूल रूप से ये दो ही जातियां थी, ठीक है। हालांकि और भी थे दलित, जैसे देखा जाए एक दृष्टि से अपने ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ये चारों ही देखने को मिलते थे। किंतु उनके साथ साथ एक नज़र डालें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने इन जातियों को आधार बना करके और अपना इतिहास है वो लिखा, और इतिहास में इनकी जो भूमिका है उनका जो योगदान है वो विशेष रहा। अब उनका योगदान विशेष किस प्रकार से रहा, तो एक तो इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है माफ करना, उनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने जो हिंदी साहित्य के अंदर, ठीक है, और जो अपनी परिभाषा दी तो उस परिभाषा में कुछ इस प्रकार का जो जिस तरह से यहाँ ये जो अपने श्याम सुंदर दास जी थे ना, तो उन्होंने भी जैसे बिना खंडित किए, ये देखे ना एक दृष्टि से डालें तो प्रमुख प्रवृत्तियों के अंदर खंडित रूप से नहीं अपितु अविच्छिन्न जो साहित्य इतिहास संबंधी अपनी मान्यताओं का उद्घाटन किया। तो कुछ इसी प्रकार की जो रचनाएं वो इन्होंने दी। 1940 में अपनी काव्य रचना की, दो पुस्तकें लिखी। उन दो पुस्तकों के अंदर जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, ठीक है, और जो आदिकालीन साहित्य है, तो आदिकालीन साहित्य के अंदर भी इनका जो योगदान है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आचार्य राम माफ करना जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो द्विवेदी
जी की खातिर कहा जाता है कि उनका जो योगदान है वो अप्रतिम है, और उसके साथ-साथ ये जो पद्धति है वो हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने जिस तरह की रचनाएँ की, उसके साथ-साथ जो विराट पुरुष हैं या सामूहिक प्रभाव है, तो साहित्य के माध्यम से, और उन्होंने हिंदी जातियों की सारणी और भाव परंपरा को स्पष्ट करने का प्रयास है वो किया। तो इनके बारे में थोड़ा-सा हम लोग और अच्छे से विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, और विस्तृत अध्ययन करने के साथ-साथ हम लोगों ने जो अपने आदिकाल के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की जो प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ, तो उन परिस्थितियों के अंदर उनकी जो परिभाषाएँ हैं, उनको हम लोगों ने अध्ययन किया। अब जिस तरह से मान के चलो कि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने इसकी समय सीमा 1000 से लेकर के और 1400 तक की सीमा सीमा रखी। उसके बाद जो अगले विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, उन्होंने उनको संधि काल या चारण काल कह दिया। फिर आगे जो विद्वान है उनका जो नाम है वो कह सकते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, ठीक है, तो या डॉक्टर नगेंद्र हैं। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं थी, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे, किंतु आज के लिए इतना ही। बाकी जो है वो हम अपनी अगली कक्षा में इसका अध्ययन कर लेंगे।